चलिए ठीक है, तो वहां ठंडा के दिन में लखवा मारता है, गर्मी के दिन में गर्म मारता है, इसीलिए ठंडा में नहीं नहाता है, बताएंगे बाद में। तो बोला गया है, तो बहलोल लोदी जो होता है महमूद शाह की सेना के साथ लड़ाई किया, जैसा कि इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, ठीक है, बहलोल लोदी का आपका हिस्ट्री में, और उतने भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि बहलोल लोदी और महमूद शाह की लड़ाई कहां पर हुई थी? पानीपत का जो मैदान था उस जगह का नाम क्या था? नरेला, याद रखिएगा केवल, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो होती थी बहलोल लोदी का किसी युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, ये आकस्मिक मृत्यु था, जो क्या था? लू लगने के कारण इनका देहांत हो गया। और बोला गया है कि 12 जून 1489 ईस्वी में क्या मिलावती में बहलोल लोदी की क्या हो गई? मृत्यु। तो बहलोल लोदी का जो मृत्यु हुआ जगह का नाम क्या था? मिलावती, ठीक है। और इसकी मिलावली, ठीक है, मिलावली में हुआ था, और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1400 माने 1489 में इनका इंतकाल हो गया। हाँ, इंतकाल मतलब होता है मौत होना, मृत्यु। उसके बाद देखो बहलोल लोदी के बारे में बताया गया है कि ये ज्यादा ताम झाम वाला आदमी नहीं था, नॉर्मल लाइफ अपना जीता था। और तारीखे उदाउदी, ठीक है, कि अब जो लेखक माना जाता है जिसका नाम है अब्दुल्ला के अनुसार माना जाता है, वो कभी गद्दी पर नहीं बैठा था। बोला गया वो अपने सरदारों के साथ मिलता था, लेकिन कभी वो सिंहासन पर नहीं बैठ के बात करता। जैसे राजा आएगा तो राजा आएगा कि गद्दी पर बैठेगा आमतौर पर, हाँ साल समाचार क्या है बताइए, ठीक ठाक है, प्रॉब्लम हुआ, सोल्यूशन हुआ, चला गया। लेकिन राजा के गद्दी सिंहासन पर बैठ करके, जैसे आगे दिल्ली सल्तनत के लोग गद्दी पर बैठ करके अधिकारी से बात करते थे, ऐसा माना जाता है कि उस तरह के वो नेचर के नहीं थे, नॉर्मल नेचर का था, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल लाइफ में जी के मर गया। लेकिन इसके जीवन की कुछ घटनाएं रही, जैसे कि देखो शुरू से बताया गया है कि अगर आप जितनी ऊंची पदवी पर जाइएगा, ये शुरू से परंपरा चली जा रही है और आज भी चली जा रही है, कि जितने आप ऊंचाई को छूते जाएंगे उतने ही ज्यादा आपका दुश्मन और विरोधी बनते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप 10 में पढ़ाई करते थे, कम आपको ईर्ष्या द्वेष वाला था। अब आप पढ़ने लग गए, जॉब की तैयारी करने लगे, तो आपको ईर्ष्या ज्वलनशीलता अपने अपने मित्रों में अंतर्गुण से बढ़ेगी। फिर अगर आप जॉब ले लेंगे तो आपका पड़ोसी दिखेगा, आपसे बातें करना छोड़ देगा। खूब बतियाता था और नौकरी हो गया तो बातें करना छोड़ दिया। अरे भाई उससे और बतियाना चाहिए, लेकिन क्या हो? ईर्ष्या की भावना कि मेरा बेटवा का नहीं हुआ कर हो गया नौकरी, कैसे हो गया? तो ये ईर्ष्या की भावनाएं जो होती है, ये शुरू से चली आ रही है कि ह्यूमन नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। देखोगे, अगर आप देखिएगा अभी जिस स्थिति में बहुत दोस्त मिलेंगे, ये डेफिनेटली देखो, ये आप जिसका का जॉब हो जाएगा आपका मित्र में, तो आप ही बोलिएगा देखो तो जिस दिन जॉब नहीं हुआ हम लोग खाना खिला के खिलाते थे, बनाते थे, जहां बोलता था जाते थे, आज इसका जॉब हो गया तो हमको पूछता भी नहीं है। ऐसा मैंने फीलिंग आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपके पास टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप फ्री में अभी जैसे मान लीजिए जब आपको खाना है, खा रहे सो रहे, लेकिन आप जब बीमारी होगा तो ऐसा ड्यूटी कल से करेंगे, जैसे आज ठंडा लग रहा कोचिंग आए नहीं जाएंगे, कल चल जाएंगे, तो कहा जाएगा? तो ड्यूटी में भी वैसे बोल दीजिएगा आज ड्यूटी करने नहीं जाएंगे कल, तो समझा देगा अच्छा से, एक लेटर रेडी रखेगा, वो भी बना के रखेगा एकदम, हाँ लो लेटर तुमको थमा देंगे। तो वहां क्या होगा? बोलेगा 12 बजे रात को पहुंचना है, दौड़ के पहुंचेगा, क्योंकि वो ड्यूटी का सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां आ जाएगी। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, इसीलिए अभी इस तरह को नहीं समझ रहे। तो सेम कहानी था यहां पर बहलोल लोदी के बारे में कहा गया था कि ये सिंहासन राजा होने के बाद भी ये राजा का तरह किसी से वसूल नहीं करता था, वसूली। और दूसरी नंबर बात जो थी, ये देखो जौनपुर, जानते हैं ना जौनपुर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, और अंत में अपने जीवन काल में ही दिल्ली सल्तनत में किस राज्य को मिला लिया था? जौनपुर को। जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, ठीक है। उसके बाद बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के समय सर्वाधिक समय मिलाया, लगभग कितना साल तक बिताया? 38। तो देखिए, जब आप नर्म स्वभाव करेंगे तभी लंबा समय तक शासन कीजिएगा, और अभी नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए पूरा गोसीला वाला रहेगा एकदम, तो देखो उसका दोस्त उस कम बनेगा। आज जो पूरा नॉर्मता रहेगा, जहां जाएगा मिठाई उठाई खिलाएगा, लगेगा बहुत दोस्त बनेगा उसका, ठीक है। तो उतना भी नर्म रहते, इसीलिए इनकी सत्ता जो माना जाता है, लगभग 38 साल तक वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक बचा। और आगे बोला गया दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था।
और ये आप लोग शुरू से जानते आए हैं कि पहला 3 वंश जो बने हैं वो तुर्क थे। पहला 3 वंश का नाम बोलो तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। क्रम कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो जय हिंद जय भारत हो जाइएगा। तो वही बात है कि जो अंतिम वंश का था ये किस वंश से बिलोंग करता था? अफगान से बिलोंग करता था। और उसने जो अपने समय में एक सिक्के जारी किए थे, उस सिक्के का नाम क्या था? बहलोल के सिक्के। ठीक है, अपने नामे पर जारी करेगा। तो आप लोग को ट्रिक सिखा दिया कि अगर किसी राजा के बारे में पूछा जाए और राजा से संबंधित क्वेश्चन है तो 90% वही मारिएगा जवाब। चाहे किताब लिखा रहे, चाहे सिक्का लिखे, चाहे कुछ रहे, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में अपना नाम को डालेगा, तभी उससे पहचान चलेगी। तो बहलोल यदि अपने सही में जो सिक्के जारी किए तो सिक्के का नाम क्या था? ठीक है। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद जो अगला शासन करेगा दिल्ली की गद्दी पर, जिसका नाम होगा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का जो समय माना जाता है 1489 89 से लेकर के 1517 ईस्वी तक का जो शासन काल माना जाता है वो किसका माना जाता है? सिकंदर लोदी। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि लोदी वंश का सबसे श्रेष्ठ और प्रतापी शासक जो था वो सिकंदर लोदी ही था। कोई भी श्रेष्ठ और प्रतापी इसलिए माना जाता है क्योंकि आप लोग इतना हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए जब वो समाज में अच्छे काम करते हैं, कल्याणकारी काम करेंगे तभी ना उसको अच्छा शासक बनेंगे। तो इसने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम किया था क्योंकि ये लोग आमदनी का जरिया क्या होता था? खेती बाड़ी कृषि होता था। तो इसीलिए वहां पर अपने जमाने में भूमि मापने की प्रथा के लिए इन्होंने एक पहेली को एक नाम दिया था जिसका नाम था क्या? गज सिकंदरी। जो भूमि मापने की जो कला होती है उसका नामकरण उसने क्या किया था? गज सिकंदरी नामक पैमाने का मापा था। और ऐसा माना जाता है इसका मेजरमेंट भी वो डिसाइड किया था कि जो लगभग 30 इंच का हुआ करता था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मानते हैं ना कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसी तरह ये मापने की एक प्रथा चालू की थी जमीन का। तो वही बोला गया गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया और उसने कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर भी कहे। और ये तो होना सब में जरूरी है क्योंकि अगर आप सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर नहीं रखेंगे तो आप किसी भी राज्य का शासक नहीं बन सकते हैं। ठीक, अभी जैसे झारखंड में यहां भी गुप्तचर है, उस गुप्तचर का नाम है सीआईडी। हाँ, सीआईडी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है और सीबीआई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। ठीक है, तो जैसे गुप्तचर शाखा भी होती है, इसकी बहाली होती है। ठीक है, वो पुलिस विभाग से निकला। जब सीबीआई जाइएगा तो उसका तो आप लोग को बताएं जीडी में भी पोस्ट होता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर स्पेशल उसकी बहाली निकलती है सीबीआई का। ग्रेजुएट लेवल जो एसएससी का देंगे तो उसमें भी सीबीआई का बहाली होता है। तो असिस्टेंट के लिए और उसका अधिकारी बनिएगा तो यूपीएससी के थ्रू जाइएगा। तो इसने सबसे पहले क्या किया? भूमि मापने के लिए एक प्रथा चालू, उसका नाम क्या रखा? गज। तो हम लोग बोलते हैं ना गज, 2 गज 3 गज 4 गज 5 गज कुछ बोलते हैं, किसका मेजरमेंट के लिए? जमीन का मेजरमेंट के लिए हम लोग अभी बोलते हैं। कपड़ा मेजरमेंट में होता है, आप मीटर बोलते हैं लेकिन वो गज के नाम से पहले जाना जाता था। दुकान में जाओगे बोलेगा 5 गज का कपड़ा दीजिए और देगा निकाल करके, उसी को मीटर में वो कन्वर्ट किया गया है अभी क्योंकि मॉडर्न एज है ना, तो मीटर जानेगा। तो मीटर इसलिए मापा जाता है कि कॉमन मेजरमेंट पूरा इंडिया में उस बात को समझ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो था जमीन मापने के लिए जो पैमाना चालू किया था उसे क्या कहा था? गज। देखो इसका अपने नामे पर है, सिकंदर से बना सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी, तो मापने की प्रथा पालन की और एक कुशल सैन्य की व्यवस्था और गुप्तचर के भी प्रबंध किया था। बोला गया सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में एक शहर को बसाया था। समझते हैं ना? कहां है? आगरा में ताजमहल है। तो इसी का फिर आगे विस्तार करेगा कौन करेगा? शाहजहां। मुगल सल्तनत में एंट्री करेंगे और बना देगा ताजमहल की जाकर के खाली खड़ा होकर फोटो खिंचाना है और कुछ नहीं करना है। आगरा का ताजमहल जाओगे तो क्या करोगे? वहां पर बाहर बगीचा बैठोगे और बोलेगा फोटो वाला को कि ऐसा जगह से फोटो खींचना है कि मिर्ची का पूरा है, हम आए चाहे नहीं आए, वो पीछे का पूरा ताजमहल आना चाहिए, है ना? हाँ, तो आप लोग को भी जाने का मिलेगा। जाओगे आगरा स्टेशन है, जैसे स्टेशन पर मिलोगे तो बहुत सारे बंदरों की मुलाकात होगी वहीं पर आगरा। ठीक है, तो ये जो था सिकंदर लोदी ही था जो आगरा शहर को बसाया था। कौन सा शहर बताया था? और ये शहर बसाने का समय था कब? 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर को स्थापित किया था।
ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस शासक ने आगरा शहर को स्थापित किया, शासक का नाम सिकंदर लोदी। कब स्थापित किए थे? 1504 ईस्वी में, और आगे चल के 1506 ईस्वी में आगरा को इसने क्या बना दिया? तो जो दिल्ली हुआ करता था वो आगरा, तो दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, कोडरमा होके के जाओगे, हाँ कोडरमा होकर के भी जाओगे तो आपको आगरा मिलेगा, तब जाके नई दिल्ली मिलेगा। ठीक है, हाँ जाइएगा वहां से, फिर ताजमहल जाने के लिए दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, वो स्टेशन का नाम है। चले, इसके बाद जो आपका बताया गया अगला, बोला गया सिकंदर लोदी ने के जो होता है गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा दी। तो ये लोग फारसी भाषा का प्रचलन जानते, फारसी भाषा समझते हैं? तो अरबी क्या होता है? माने उस तरह का मिलता जुलता भाषाएं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सब चीज अलग होता है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने बोला गया है गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखाई, और सिकंदर लोदी ने क्या करवाया था भी? काहे मरम्मत कराया था ये? क्योंकि टूट गया था। सिकंदर लोदी जो था उसी के समय में बिजली गिरा था। अभी जो आप देखते हैं जो बना हुआ वो उसी का रिपेयरिंग वाला पार्ट है। जैसे मान लो अभी बिल्डिंग पर गिर जाती, इसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाएगा ना, फिर इसका मॉडिफाई स्वरूप होगा। बिजली कड़कना समझते हैं ना, क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो इसीलिए देखोगे घर का ऊपर में एगो तार लटका के रख देते हैं, तार लगा और उसका मुंह कैसे रहता है? ऐसे रहेगा, त्रिशूल। और इसका कनेक्शन कहाँ रहेगा? जमीन का अर्थ से। अपना घर का तार से मत जोड़ देना। हाँ ठीक है, तो पूरा एकदम एनर्जी सप्लाई कर देगा पूरा घरे में, इसका अर्थ से रहता है। ठीक है, तो बोला गया, तो उसी में क्या हुआ था, कुतुब मीनार पर शासनकाल में जब बिजली गिरा था तो उसी का मरम्मत कराया था सिकंदर लोदी। ठीक है, और अभी जो आप देखते हैं मरम्मत, वो जो बना हुआ आकृति इसी के समय का रिपेयरिंग वाला है। ठीक है, तो बोला गया सिकंदर लोदी का आगे चल के मर भी जाएंगे। हाँ, तो इनका मृत्यु जो होगा कब होगा? 21 नवंबर 1513 ईस्वी में क्या होगा? इनका इंतकाल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और इसके जीवन में कुछ यही घटनाएं थी जो आपको बोले, इन्होंने भूमि मापने के लिए पहले क्या होता था, कोई एक मेजरमेंट ले लिया जाता था और उसी से मापा जाता था। बोले अब ऐसा मेजरमेंट नहीं, क्योंकि उसका परिमाप होना चाहिए। तो वो जो था अपना सिकंदरी जो मेजरमेंट था, जैसे गज सिकंदरा भी लिखा हुआ है और गज सिकंदरी भी जो लिखा जाता था, इसका जो मेजरमेंट होता था कितना इंच का रहता था? तो आप 30 इंच नाप लीजिएगा, इसका मेजरमेंट माप देगा। हाँ बोलो 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 क्वेश्चंस, अरे बोलो, मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछा करो। क्या क्वेश्चन बोलो? अरे मन में दबा के मत रखना, नहीं तो फिर मन में दबा ही रह जाएगा। हाँ हाँ, आपका भी कहना सही है। मरम्मत तो उसका एफएससी करवाता है ना। हाँ, इसका जो मृत्यु होने के बाद, अच्छा इसका डेट था तो इसका गलत लगा डेट, लेकिन इसका शासन काल जो होगा तब 17 ही होना, देख लेना, चेक करो तो 17 ही होना चाहिए, तो गलती दिया होगा। तो मरम्मती तो आप तो गवर्नमेंट के द्वारा बीच बीच में होते ही रहता, लेकिन ओरिजिनल रिपेयरिंग वो इसी समय किया था। मैंने अब तो आपको चढ़ने नहीं देगा। कुतुब मीनार पर जाएंगे ना तो आप उसको बैरिकेड लगा दिया गया तार का बहुत सारा, मैंने आप उसको स्पर्श भी कर नहीं पाइएगा। नहीं तो एक ऐसा माना जाता है कि बिल्डिंगे से गिर के आदमी कूद के मर गया था शौक से, 5 मंजिला से सीढ़ी। हाँ, तो 5 मंजिला समझ रहे हैं। चलिए इसे ठीक है, डेट देख लेंगे। तो ये जो होता था, इसने जो पैमाना किया था वो कितने इंच का डिसाइड किया था? 30 इंच का। इसके बाद बोला गया है सिकंदर लोदी के आदेश पर ही आयुर्वेद समझते हैं क्या होता है? जड़ी बूटी। तो आप लोग जड़ी बूटी का सेवन करने का, अभी जड़ी बूटी करने का टाइम बता रहे, इसके बाद क्या करना है। सिकंदर लोदी के आदेश पर भी जितने ही आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसका अनुवाद किसमें कहा गया? फारसी में। और जिन्हें क्या कहा गया? फरंग है सिकंदरी।
तो यही वजह है कि देखो हम लोग जितने आयुर्वेद नहीं होता है, जितने भी आयुर्वेद का ज्ञान था, ये सारे आयुर्वेद का टेक्नोलॉजी यूरोपियन लोग ले गए, ठीक है, अरबियन कंट्री में चला गया और वहीं से उसको मॉडिफाई करके अब हम लोग अपना ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, इंडिया में नहीं होगा, विदेश में जाएंगे। जितने भी सर्जिकल होता है ट्रीटमेंट हमारे पहले ही जमाना आयुर्वेद में मेंशन किया गया था। सर्जिकल समझते हैं ना, सर्जरी, काट फाड़ के जो होता है ट्रीटमेंट करना, तो वो ट्रीटमेंट पहले ही प्रथा थी। लेकिन अब हम लोग का हुआ, कहा होता है जब इलाज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, दूसरे देश में जाना है। अभी झारखंड में इलाज नहीं होगा तो कहां जाएगी इलाज कराने, रांची में नहीं होगा तब अच्छा दिल्ली में नहीं होगा तब बेंगलोर में भी नहीं। हाँ, तो चीन में अभी भी प्रथा चलती है ज्यादा। वो लोग चीन में जाओगे तो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है। आप देखो गांव का आदमी को भी देखे बीमार पड़ते हुए, अभी लोग ठंडा में खेत में पहुंच गया होगा, पूरा फसल उसल काट करके देखोगे उसका बुनाई सब चालू हो गया होगा। और अभी आप लोग ठंडा लग रहा है, 9 बज गया सर, 10 बजे से ट्यूशन रहता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ क्यों, ठंडी लग गया, सही बोला, ठंडी मार देता है। तो ये लोग तब बोलता है टूर पर जाते कश्मीर, क्या दरकार है कश्मीर जाने का, बर्फ तो वहां ठंडा नहीं लगेगा, है ना। नया साल का दार्जिलिंग जाना है घूमने, ओल गिरेगा तो हिमाचल प्रदेश, क्या दरकार है, ये ठंडा लग रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब है देखो आयुर्वेद का जो था, देखो कहने का मतलब कोई भी शासक किसी भी देश पर या किसी भी राज्य पर शासन तभी करता है जब उसको कुछ नॉलेज या कुछ आमदनी हो। आमदनी करने का मतलब ये नॉलेज, वो जानते थे कि भारत में जब हम लोग सत्ता संभालेंगे तो यहाँ की संस्कृति बहुत ही डेवलप है, सभ्यता और संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि का है, तो इसीलिए यहाँ पर से बहुत चीजों अच्छी चीजों को लेकर के गए, ठीक है। तो इसी में बोला गया, तो देखो सिकंदर लोदी ने जो था आयुर्वेदिक ग्रंथ का ही फारसी में अनुवाद क्यों करा, कि आयुर्वेद भारत की बहुत ही उच्च कृष्टि, माने क्या सर्वोच्च जो माना जाता है, पूरा टॉप क्लास का था। तो अगर बोला कि वहां तो संस्कृत में ये लिखा रहता था, तो इसको पढ़ेगा कैसे फारसी लोग, अरेबियन कंट्री लोग, फारसी लोग कैसे पढ़ेगा। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तब ना, आपको कोई भी चीज इंग्लिश में रहता है तो सब समझ में आता है, हिंदी में ट्रांसलेट करते तभी समझ में आता है। तो इसीलिए इन्होंने जो अच्छे अच्छे पुस्तकों थे उनका अनुवाद कराया, जिससे वहां के लोगों को फायदा पहुंचा, ठीक है। तो अंत में बोला गया सिकंदर लोदी के समय में देखो गान विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम क्या था, लज़्ज़त सिकंदर शाह। तो लज़्ज़त सिकंदर शाह, गान यहाँ पर जानते हैं कि संगीत का हम लोग वेद में भी रचना किया गया था, वेद जिसमें पढ़ाए थे, तो इसको पसंद है इसीलिए इसका भी ट्रांसलेट किया, जो भी किया अपना नाम रखवाया। देखो सब में सिकंदर इसका नाम, तो समझ जाइएगा कौन करवा रहा था ये सब, सिकंदर लोदी, ठीक है। तो आपका बहलोल लोदी के बाद जो दूसरा शासक बनेगा वो कौन बनेगा, सिकंदर लोदी। इसके बाद जो अगला शासक का आपका कड़ी का नाम आएगा वो कौन आएगा, लोदी। तो माना जाता है कि इस वंश में सबसे अंतिम शासक यही कहलाएगा, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल कहलाएगा 1517 ईस्वी से लेकर 1526। तो वही बोला गया 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी जो होता है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये लोदी वंश का अंतिम शासक रहा। क्योंकि देखो कोई वंश का अंतिम शासक तब कहलाता है जब उसका वंश नष्ट हो जाता है और उसकी जगह पर कोई नया वंश आएगा। जैसे सपोज दैट आपके गांव में आपके वंशज अभी चल रहे हैं, अब सारे वंशज वहां के उठ के चले गए, आप इकलौता थे, आगे दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, अब वहां पर जो घर रहेगा उसका चलेगा वंशज। तो यही प्रथा चल रही थी। तो इब्राहिम लोदी जो होता है लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और जो दिल्ली की गद्दी पर का आसीन हुआ था, और कब हुआ था वो 14, हाँ ठीक है, 1517 ईस्वी में आसीन हुआ था ये। और बोला गया है, देखो बोला गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजित होती है और वीर गति को प्राप्त करता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, पहली घटना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक यही रहता है जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है। इससे पहले कोई लड़के मरा नहीं था, आकस्मिक मृत्यु हो गया था, कोई घोड़ा से गिर गया था, लू मार दिया था, इधर मर दिया था, आत्महत्या आपने, लेकिन वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था। वीर गति मतलब समझते हैं ना,
लड़ते हुए मरना। तो इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और ये वीरगति को प्राप्त करने का वजह इसलिए था कि जिस समय इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था उसी समय दौलत खां का एक व्यक्ति था, नेतृत्व, वो सेनापति के रूप में काम करता था। तो वो दौलत खां बाबर को न्योता भेजा था कि आओ हमारे राज्य में आक्रमण करो। तो उसी के कहने पर बाबर आक्रमण होता है और पानीपत का पहला लड़ाई होता है, जो किसके नाम से जाना था? पानीपत का प्रथम युद्ध। और आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। अगर डेट नहीं पूछता लेकिन डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला लड़ाई होता है। तो पानीपत का 3 गो लड़ाई होगा, तो हम लोग क्रमबद्ध से पढ़ेंगे। पहला लड़ाई इसी के बीच में होता है। तो इसी के बाद पूरा दिल्ली सल्तनत नष्ट हो जाती है और एक नए साम्राज्य का नींव चलेगी, जो नींव चलेगी मुगल वंश का नींव चलेगा। तो यहां तक समझ में आई बात? तो लोधी वंश का अंतिम शासक, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम। इस युद्ध में विजय किसको मिली थी? बाबर को। अब इसके बाद थोड़ी सी बात जान लो, इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जो अभी आपको बोले, लड़ते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त किया। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी बना और उसकी मृत्यु किसके हाथ हो गई थी? मुगलों में कौन मुगल? बाबर। तो इसी के साथ आपका लोधी वंश के साथ साथ आपका दिल्ली सल्तनत आज समाप्त होता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग कितने राजवंश पढ़े? गिनती गिनाओ। वंश, जीवंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। लोधी वंश का संबंध किससे था? अफगान से। किससे? अफगान से। ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में होती है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब लड़ा गया था? ठीक है। तो अब इसके कड़ी में हम लोग अगली कक्षा में अगली क्लास करेंगे। धन्यवाद।